नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री यूनिट सेकंड मौर्य प्रशासन व मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। चलिए शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन से। मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का केंद्रीकरण, उत्तम न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुगठित गुप्तचर प्रणाली। तो मौर्य प्रशासन का विवरण हम निम्नानुसार देखते हैं। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन तो केंद्र में एक तो सम्राट होता था जो राजा, दूसरा मंत्री परिषद, नेक्स्ट होता था मंत्रिण या मंत्रीगण, और फिर मौर्यकालीन पदाधिकारी, और उसके बाद आता था प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग ये तो हो गया केंद्रीय शासन। दूसरा होता था प्रांतीय शासन, और तीसरा नगर प्रशासन, चौथा ग्राम प्रशासन, पांचवा सेना का प्रबंध, छठा न्याय व्यवस्था, सातवां गुप्तचर व्यवस्था, आठवां राजकीय आय के साधन, राजकीय आय के साधन, और नवा है लोक कल्याणकारी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ नवा, लोक कल्याणकारी कार्य। दसवां है प्रशासनिक सुधार। इस तरह से ये हमारा आंसर का एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है। मौर्य प्रशासन को जब आप लिखेंगे तो इस तरह से आप एक बार इसको ऐसे देखें तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद इसके अंदर की हम जो डिटेल है वो फिल करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन, इसमें सम्राट, मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण, पदाधिकारी और प्रशासनिक विभाग आते थे। उसके बाद फिर प्रांतीय शासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, सेना, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, राजकीय आय, लोक कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार। सबसे पहले हम केंद्रीय शासन लेते हैं। सम्राट अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथ में केंद्रित होती थी। वही सर्वोच्च सेनापति, वही सर्वोच्च न्यायाधीश था। परंतु मौर्य सम्राट निरंकुश नहीं थे तथा अपनी प्रजा की भलाई करना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। दूसरा मंत्रिपरिषद। शासन संचालन में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण मामलों में सम्राट को सलाह देती थी। मंत्रिपरिषद का अधिवेशन दैनिक राजकार्य के लिए नहीं होता था, अपितु वह आवश्यक कार्यों के संबंध में ही बुलाई जाती थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पण, जैसे रुपए होते हैं वैसे ही पण, इसके मंत्रियों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। तीसरा है मंत्रिण। राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए 3 या 4 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। उन्हें मंत्रिण कहा जाता था। प्रत्येक मंत्रिण को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। और आप देखिए इनको ज़्यादा मिलता था ऊपर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, क्योंकि वो रेगुलर काम नहीं करते थे, ये रेगुलर काम करते थे। मौर्यकालीन पदाधिकारी। तो पदाधिकारियों की बात करें तो सम्राट अशोक के समय में अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।
इनमें अग्रमात्य ये प्रमुख मंत्री तथा सहायक था। महामात्र विभिन्न विभागों के अध्यक्ष। राजुक ये प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी होता था। प्रादेशिक प्रदेश का प्रमुख अधिकारी। युक्त जिला कोष की देखरेख करने वाला अधिकारी। धर्म महामात्र या धर्म महामात्र लोगों के धर्म आचरण की देखरेख करना, धर्म की वृद्धि करना। अंतः महामात्र सीमांत प्रदेशों के अध्यक्ष। नगर व्यावहारिक नगर के प्रधान न्यायाधीश आदि प्रमुख मौर्यकालीन पदाधिकारी थे। उसके बाद प्रशासनिक विभाग। शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। विभागों को तीर्थ कहा जाता था, डिपार्टमेंट्स को। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। इनकी संख्या 18 थी, जिनके विभाग अध्यक्ष इस प्रकार थे। प्रधान, दूसरा समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा कुछ इस तरह से होगा। ये दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे। व्यावहारिक ये फौजदारी न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे। दीवानी न्यायालयों के तो धर्मस्थी होते थे न्यायाधीश, और कंटक शोधन होते थे। कंटक शोधन ये फौजदारी न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे। तो प्रदेष्टा, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, पौर, प्रशास्ता, दोवारिक, आंतरवैशिक, आटविक। कौटिल्य ने 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख किया है, जो राज्य की दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे। स्ट्रेबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारा है। अब आता है प्रांतीय शासन। तो अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। मध्य देश, उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ, कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कलिंग को छोड़कर अन्य प्रांत मौजूद थे। प्रांतों में प्राय राजकुमार प्रांतपति के रूप में नियुक्त किए जाते थे। प्रांत जनपदों में विभाजित थे। तीसरा है नगर प्रशासन। कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रशासन प्रबंधक या नगराध्यक्ष अथवा नागरिक कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र तथा अन्य प्रमुख नगरों का प्रबंध करने के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। इनके कार्य निम्नानुसार थे। तो ये 6 समितियां थी जो नगर में कार्य करती थी। शिल्पकला समिति, विदेशी यात्री समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में पूछा सकता है। तो मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के तथा उसके अन्य प्रमुख नगरों का प्रबंध करने वाली समितियों के नाम बताइए। तो 6 समितियां थी, आप ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में पूछा सकता है। चौथा है ग्राम प्रशासन। ग्राम के शासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्राम के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। वह ग्राम सभा की सहायता से गांव के शासन प्रबंध या शासन के संबंधी कार्य करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप नामक अधिकारी होता था। इसके ऊपर अगला आता है सेना का प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का गठन किया था, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 अश्वारोही थे, घुड़सवार थे, और 36,000 गजारोही थे, मतलब हाथियों के सवार थे, और 24,000 रथी थे, मतलब रथ थे। उसके पास एक जल सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास नेवी। इस संपूर्ण सेना के प्रबंध के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी। ये समितियां जल सेना, रसद, पैदल सेना, अश्वारोही सेना, रथ सेना, हाथी सेना का प्रबंध करती थी। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। अगला है न्याय व्यवस्था। ग्राम सभा गांवों में न्याय का कार्य करती थी। इसके ऊपर संग्रहण, देखिए ग्राम सभा नीचे ही नीचे होती थी न्याय व्यवस्था में। फिर उसके बाद इसके ऊपर संग्रहण,
और उसके बाद द्रोणमुख और फिर जनपद। इस तरह से होता था। ग्राम सभा, संग्रहण, द्रोणमुख और जनपद बड़े न्यायालय में होते थे। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। मौर्यकालीन न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालयों में दीवानी मुकदमों की तथा कंटक शोधन न्यायालयों में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई की जाती थी। चंद्रगुप्त के समय में दंड व्यवस्था कठोर थी, परंतु अशोक ने दंड व्यवस्था को उदार बनाने का प्रयास किया। अगला आता है गुप्तचर व्यवस्था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गुप्तचर दो प्रकार के होते थे। पहला प्रकार था गुप्तचरों का संस्था और दूसरा था संचारा। संस्था और संचारा। संस्था श्रेणी के गुप्तचर एक ही स्थान पर रहकर काम करते थे तथा संचारा श्रेणी के गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करते थे। गुप्तचर भिन्न भिन्न वेश धारण कर अपना काम करते थे। ये गुप्तचर साम्राज्य में घटने वाली समस्त घटनाओं तथा प्रमुख पदाधिकारियों की गतिविधियों की सूचनाएं सम्राट को पहुंचाते थे। अशोक प्रतिवेदकों के माध्यम से राज्य में घटने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त करता था। प्रतिवेदक ये गुप्तचर होता था एक प्रकार का। और आठवां है राजकीय आय के साधन। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, लगान था, खेती पर लिया जाने वाला कर था। तो ये 1/6 या फिर 1/4 होता था। भूमि कर के अलावा आयात निर्यात कर, बिक्री कर, वनों, खानों, नगरों से होने वाली आय, जुर्माने, न्यायालय शुल्क आदि भी राज्य की आय के साधन थे। लोक कल्याणकारी कार्य। मौर्य सम्राटों ने अपनी प्रजा के सुख एवं सुविधा के लिए सड़कों, धर्मशालाओं, कुओं, तालाबों, झीलों, नहरों, चिकित्सालयों आदि का निर्माण करवाया। औषधालयों में मुफ्त औषधि दी जाने की व्यवस्था थी। गरीबों, अपाहिजों, वृद्धों, अनाथों आदि को आर्थिक सहायता दी जाती थी। अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे अशोक ने धर्म विभाग की स्थापना की, जिसके प्रमुख अधिकारी धर्म महामात्र कहलाते थे। धर्म की वृद्धि करना, धर्म की देखरेख करना उनका प्रमुख कार्य था। दूसरा है राज्य का दौरा करने का आदेश। अशोक ने राजकों, प्रादेशिकों, युक्तों आदि पदाधिकारियों को हर 5 साल में राज्य का दौरा करने का आदेश दिया। उनका प्रमुख कार्य धर्म का प्रचार और प्रजा की भलाई करना था। तीसरा है न्याय विभाग में सुधार। अशोक ने राजकों को पुरस्कार और दंड देने में पूर्ण अधिकार दे दिए। अशोक अपने राज्याभिषेक दिवस पर बंदियों को रिहा करता था। अपराधियों को मृत्युदंड देने के पूर्व 3 दिनों का अवकाश दिया जाता था ताकि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। चौथा है हिंसात्मक यज्ञों का प्रतिबंध। अशोक ने हिंसात्मक यज्ञों मतलब बलि नहीं दिए जाते थे यज्ञ अनुष्ठानों में, वो बंद करवा दी उसने। प्रतिवेदकों को आदेश। अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को आदेश दिया कि वे किसी भी समय उससे मिल सकते हैं, मतलब ये गुप्तचर जो हैं जिसको सूचना देते हैं और प्रजा के बारे में सूचनाएं दे सकते हैं। अगला प्रश्न बन जाता है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर।